चलिए हफ्ते की शुरुआत के लिए जहां एसजीएक्स निफ्टी से है हल्की कमजोरी के संकेत, लेकिन दुनिया भर के बाजारों में रहा एक्शन पिछले हफ्ते जबरदस्त और भारतीय बाजार भी रिकॉर्ड हाइज पर हुए बंद। तो इस हफ्ते की कमजोर शुरुआत में क्या तुरंत खरीदारी के मौके होंगे या फिर की जाए मुनाफा वसूली? एक्शन कहां और कितना रहेगा, इस पर रहेगा खास फोकस। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, बड़ा हफ्ता शुरू होने वाला है, पूरा हफ्ता है। पिछले हफ्ते तो एक छुट्टी मिल गई थी, तो बताएं सर, इस हफ्ते के लिए क्या अहम ट्रिगर्स दिख रहे हैं आपको? दीप, देखिए वैसे पिछले हफ्ते शुक्रवार के सेशन को आप देखें तो अमेरिकी बाजारों में बहुत ही बेहतरीन सेशन रहा है। रिकॉर्ड हाइस पर अमेरिकी बाजार जाकर बंद हुए, तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। लगातार एफआईएस की खरीदारी भी चलती हुई दिख रही है, लेकिन हाँ, अभी थोड़ी सुस्ती है। एसजीएक्स निफ्टी में हल्की कमजोरी है। अमेरिका में राहत पैकेज की उम्मीदें बढ़ती हुई दिख रही है और ये बाजारों में जोश भरने का काम कर रहे हैं, लेकिन कच्चा तेल इस बीच बढ़कर $50 के पास पहुंचा है। मार्च के लेवल्स के आसपास आता हुआ दिख रहा है, लेकिन आज भारतीय बाजारों में 300 शेयरों के सर्किट फिल्टर में बदलाव होता हुआ दिखा है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के लिए बड़े एक्शन के दिन हो सकते हैं। तो ये सारे ट्रिगर्स हैं जिन पर बाजार की आज नजर रहने वाली है। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो बड़े ट्रिगर्स हैं बाजार के लिए और नजर भी रखनी पड़ेगी इन सभी क्यूज पर सर, जरा बाजार का जरा एक्शन समझाइए कि किस तरह से, जैसे कि आप भी बता रहे थे सर, ग्लोबली बाजार तेजी में है, भारतीय बाजार नए हाइज पर हैं और अच्छी खरीदारी आ रही है एफआईएस की तरफ से लगातार। तो बाजार का एक्शन अगर समझना चाहें तो किस तरह की अब अप्रोच होनी चाहिए बाजार की तरफ सर? देखिए दीप, दो चीजें हैं जो बाजार के लिए सबसे अहमियत वाली है, जिसके बेसिस पर आपको बाजार को अप्रोच करना चाहिए। पहला, ग्लोबल मार्केट्स की तेजी या कमजोरी। दूसरा, एफआईएस की खरीदारी या बिकवाली। तो इन दोनों फैक्टर्स पर आप नजर रखते हुए बाजार का डायरेक्शन तय कर सकते हैं। देखिए पूरी की पूरी तेजी इंपोर्टेड है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दुनिया भर के बाजार रिकॉर्ड हाई बना रहे हैं, हम भी उनके साथ साथ चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि भारतीय बाजार अपनी मर्जी में अपने हिसाब से तेजी के साथ चलते हुए दिख रहे हैं, वैसा नहीं है। हम ग्लोबल रैली का एक हिस्सा है और पूरे दुनिया भर के बाजारों में जो जबरदस्त तेजी चल रही है उसका फायदा भारतीय बाजारों को भी मिल रहा है। तो जब तक ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है तब तक शायद बाजार गिरेंगे नहीं। हम आगे विस्तार से बातचीत करेंगे कि ग्लोबल मार्केट्स आगे किस तरह के संकेत ग्लोबल मार्केट्स के लिए, और गिरेंगे तो कब और क्यों गिर सकते हैं, वो हम आगे विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये कि ग्लोबल मार्केट जब तक मजबूत है तब तक भारतीय बाजारों के लिए कोई खास रिस्क है नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, भारतीय बाजारों के लिए अपनी वो है एफआईएस की दमदार खरीदारी। हर रोज आप देखिए फिर से 3000 करोड़ की कैश मार्केट में खरीदारी शुक्रवार के सेशन में आई। तो नवंबर में जो डॉलर की बरसात शुरू हुई है वो अभी भी लगातार चल रही है और वहां पर किसी तरह की कोई रुकावट के संकेत है नहीं दीप। तो ये दो फैक्टर ऐसे हैं जो भारतीय बाजारों को मजबूती के साथ बनाए रखेंगे, और जब तक इन दो फैक्टर्स में कहीं कोई बदलाव नहीं होता है, बदलाव भी निर्णायक तौर पर एक आध दिन ऊपर नीचे हो जाए ग्लोबल मार्केट, फर्क नहीं पड़ता है। एक आध दिन एफआईएस थोड़ा सा हाथ रोके थामे, थोड़ा कम खरीदने तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ट्रेंड बदलने के लिए, या अगर जो लोग ये सोच रहे हैं कि बाजार का टॉप कब बनेगा, तो टॉप तब बनेगा जब ये दो फैक्टर्स आपको नेगेटिव होते हुए दिखते हैं। और अभी फिलहाल ये संकेत दिख नहीं रहे कि ये दो फैक्टर्स कहीं कोई आपके लिए रुकने, थमने या रिवर्स होने के नाम ले रहे हैं। जब होगा, जैसे होगा, स्क्रीन पर होगा, आपको हमें पता चलेगा और तब हम बताएंगे कि क्या कुछ होने वाला है। लेकिन तब तक इसमें कोई डाउट नहीं है कि बाजारों का मोमेंटम बड़ा स्ट्रांग है। टेक्निकली लाइफ हाई में कब ऐसा होता है कि हफ्ते के 4 दिन लगातार बाजार नए रिकॉर्ड हाई पर बंद हो? देखिए पिछले चारों ट्रेडिंग सेशन बाजारों ने लाइफ टाइम हाई बनाया है, क्लोजिंग बेसिस पर और इंट्राडे बेसिस पर भी शुक्रवार को आपका लाइफ टाइम हाई बना है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि बाजार बहुत मजबूती के साथ है, ट्रेंड स्ट्रांग है। अब आप इसमें कहीं कंप्लेन कर भी सकते हैं कि ये यूफोरिया है, ये सब है। जी हाँ, तेजी के मार्केट में ये सब होता है। यूफोरिया सिर्फ तेजी के मार्केट में नहीं होता, मंदी के मार्केट में भी होता है। लोग इस तरह से बेचते हैं जैसे कि बाजार बंद होने वाला हो, और खरीदते हैं तो इस तरह से खरीदते हैं कि कल बाजार खुलेगा ही नहीं, आज ही आखिरी दिन है। ये तो बाजार की फितरत है और ये तो बाजार में ट्रेड करने वालों की आदत है। तो ये तो चलेगा जिंदगी में। जो कंप्लेन करना चाहें करें, हमारी आपकी कंप्लेन करने से नहीं करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप अगर ट्रेडर हैं तो आपके लिए बेहद साफ बात है कि आप ट्रेंड के साथ रहें, ट्रेंड तेजी का है। आप इन्वेस्टर हैं
तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो ये कि आपको लगे कि मेरा पेट भर गया है भाई, ठीक है, अब मुझे यूफोरिया में नहीं जाना, तो मैं धीरे धीरे बेचना शुरू करूंगा। एक इन्वेस्टर वो उस तरह के होते हैं जो स्टेगर्ड वे में धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट बेचकर वापस कैश में आते हैं, ताकि अगर किसी भी वजह से बाजार नीचे आए तो आप पैसा लगा सकते हैं। और दूसरे इन्वेस्टर्स उस तरह के होते हैं जो बाजार को टॉप बनने देते हैं, टॉप बनने के बाद 2-3-4% का करेक्शन आए तो उन्हें पता चलता है कि बाजार ने टॉप बनाया, क्योंकि आप पहले पता नहीं लगा सकते कि यहाँ टॉप बनेगा, टॉप बनने के बाद पता चलता है, और उसके बाद वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और ऊपर के 3-4% छोड़ देते हैं। तो आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं, ये आपको डिसाइड करना है कि ऊपर के 3-4% छोड़ने को तैयार है तो आप तेजी को राइड कीजिए। दूसरी बात है कि करेक्शन कितना देगा। अगर करेक्शन 7-8% ही बाजार में आना है तो फिर मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को वो टाइम करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। अगर 8 से 15% का करेक्शन आए तब भी इन्वेस्टर्स को बहुत फायदा नहीं होगा। रीजन ये है कि आप 2-3-4% तो आपका वैसे ही चला जाता है जब तक आप ये सोचें कि करेक्शन आने वाला है, और जब वापस करेक्शन करके बाजार ऊपर घूमने की कोशिश करता है तो 2-3-4% आपका वैसे ही चला जाता है। तो 7-8% तो आपके बने नहीं, और बाकी 4-5% के लिए क्या आप इस करेक्शन को टाइम करना चाहेंगे? तो मेरा जवाब होगा कि इससे बेहतर यह है कि आप टाइम करने के बजाय आप राइड करें तेजी को, और जहां रिवर्सल के संकेत हो वहां पर फोकस करें, ये ज्यादा ठीक रहेगा दीप। तो मेरे हिसाब से संकेत काफी बेहतर हैं और अभी तक कोई ऐसी खास चिंता वाली बात दिख नहीं रही है। ओके, तो कुछ खास चिंता वाली बात दिख नहीं रही है और बाजार में एक्शन भी भरपूर है। अच्छा सर, ये जो आपने एक्शन की बात करी और जो थोड़ा ये मिड कैप स्मॉल कैप में फोकस बढ़ते जा रहा है, इसके बारे में बताएं सर, क्योंकि 300 स्टॉक्स के सर्किट फिल्टर भी रिवीजन है और ज्यादातर इसमें सर्किट फिल्टर्स बढ़ाए ही गए हैं। साथ ही अब खबरें भी आ रही हैं कि एम्फी जो उनकी लिस्ट है वो रिवाइज करने वाली है अगले महीने। वो ऑफकोर्स नई लिस्ट जारी करेंगे, पर उससे पहले बाजार में थोड़ा इस खबर को भी लेकर एक्साइटमेंट बढ़ रहा है, कौन से नाम आ सकते हैं, कौन से नाम बढ़ाए जा सकते हैं फोकस लिस्ट में। तो कैसे देखें सर, स्पेशली ये जो मिड कैप स्मॉल कैप का एक्शन बढ़ रहा है बाजार में? दीप, मुझे लगा कि आप इसे भी मार्जिन के साथ जोड़कर देखेंगे कि जब मार्च के महीने में बाजार के लोज बन रहे थे तब सर्किट फिल्टर छोटे किए गए, तब मार्जिन्स बढ़ाए गए, अब मार्जिन्स वापस रिस्टोर हो रहे हैं, ठीक है, वापस सर्किट फिल्टर्स बढ़ रहे हैं। तो वो कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट है। देखिए, कॉम्बिनेशन परफेक्ट होने का मतलब ये नहीं कि जिस दिन कॉम्बिनेशन बने उसी दिन बाजार गिरना शुरू कर दे या उसी दिन टॉप बन जाए, लेकिन ये बेसिकली है ना, ये बाजार तेजी के मार्केट से थोड़ा यूफोरिक होने की कोशिश इस हफ्ते करेगा। अब वो यूफोरिया में कितना यूफोरिया होना है ये अंदाजा लगाना मुश्किल काम है, लेकिन इस हफ्ते इसमें कोई डाउट नहीं कि जो यूफोरिया आपको दिखेगा वो दिखेगा मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में। ये पूरा हफ्ता मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के नाम पे दो वजह से। पहली वजह जिसका जिक्र आपने किया, कई सारे स्टॉक्स की सर्किट लिमिट खुल रही है। दूसरा कारण यह है दीप कि जो कुछ भी नए मार्जिनिंग सिस्टम वगैरह हुए उससे लोग अब थोड़े यूज टू हो चुके हैं, आदत पड़ चुकी है, और वो पीक मार्जिन को लेकर जिस तरह के एडजस्टमेंट होने थे कि कितना मार्जिन रखना है नहीं रखना, उससे भी लोग धीमे धीमे अब समझ रहे हैं कि किस तरह से मार्जिन लगना है, वो भी यूज टू हो रहे हैं। और तीसरी एक और बात है जो कि एमफी की लिस्ट है जो मिड कैप स्मॉल कैप और लार्ज कैप शेयरों को अलग अलग करती है। समझा जा रहा है कि अगले महीने की 5 जनवरी को लिस्ट आएगी जिसमें कुछ शेयर ऐसे हैं जो मिड कैप से लार्ज कैप में जाएंगे, कुछ लार्ज कैप से मिड कैप में जाएंगे। तो जो शेयर मिड कैप से लार्ज कैप में जाने की ताकत रखते हैं, जिनमें कुछ नाम आ भी रहे हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जुबिलेंट फूडवर्क, यस बैंक जैसे शेयरों के नाम भी चल रहे हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं ब्रोकरेजेस की। अब एग्जैक्टली कौन से स्टॉक्स उसमें जाएंगे नहीं जाएंगे, फॉर्मूला क्या है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बहुत सारे कारण ऐसे हैं दीप जहां पर आपको मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन बढ़ने के संकेत आते हुए दिखेंगे। तो मेरा ये समझना है अगले 4-5 दिन ये ऐसा होगा कि किसी स्टॉक को आप ज्यादा देर तक घूर कर देखें, मतलब खरीदने की बात तो दूर है, ज्यादा देर तक घूर कर देखें तो वो स्टॉक बढ़ने लगेंगे। तो मेरा ये समझना है कि 60 पॉइंट के एसजीएक्स निफ्टी के नुकसान के बजाय बाजार का फोकस आज मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर रहेगा। तो वहां पर एक्शन आज और इस पूरे हफ्ते जबरदस्त रहने वाला है। जो आप कभी कभी देखते हैं साल में 10-12 दिन होते हैं, जैसे मैं कहता हूं कि ये कुंभ का मेला है जो 10-12 दिन के लिए भरता है साल में एक बार, जहां पर मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आग लगती है। वो वक्त शायद आपको बाजार दिखाएगा। और कई सारे जो कारण होते हैं यूफोरिया बनने के या फिर बाजार के लिए ऊपर के सिग्नल देने के लिए, जिसमें कि मार्जिन का रिवर्सल होना, सर्किट लिमिट बदलना, जिसमें कि बर्गर किंग जैसे आईपीओ को इतना जबरदस्त रेस्पॉन्स मिलना कि जैसे बस ले लो, मिलेगा ही नहीं शेयर, ये सारे यूफोरिया के जो संकेत आते हैं वो सिर्फ सेकेंडरी मार्केट से नहीं आते हैं, प्राइमरी मार्केट से भी आते हैं। लेकिन अब यही है
कि यूफोरिया कितना लंबा चलता है, कितने दिन चलता है और कितने परसेंट, और प्रॉब्लम क्या है। अगर आप ये सोचे कि यूफोरिया बन रहा है आप प्रॉफिट बुक करें, लेकिन यही वो टाइम होता है दीप जो बड़ा आपको असमंजस में डालता है, क्योंकि जो 5 दिनों में मिड कैप शेयरों में तेजी बन सकती है वो 5 महीने या कई बार 5-5 साल में नहीं होती, क्योंकि कई स्टॉक्स आपको ऐसे मिलेंगे 2 दिन 3 दिन 1 दिन 20% 15% 25% के सर्किट लगाते हुए नजर आएंगे, 15 20% डेली भाग सकते हैं। हो सकता है 5 दिन में कई स्टॉक 50% बढ़ जाए, कोई बड़ी बात नहीं। तो इसलिए आपको बहुत सोच समझ कर, अगर अपने इन्वेस्टमेंट भी आपको रिडीम करने हैं तो सोच समझ कर करने हैं। लेकिन हाँ, ट्रेडर्स डिलाइट है, इसमें कोई डाउट नहीं, ये मार्केट ट्रेडर्स डिलाइट है। ट्रेडर्स को ऐसा ही बाजार चाहिए जो ट्रेंडिंग हो, जहां पर संकेत सारे हों। लेकिन यही है कि बस आप ये ध्यान रखें कि लास्ट में बैटन आपके हाथ में न रह जाए, आपको किसी न किसी को थमाना जरूर है। नहीं तो आप मतलब वो कहते हैं ना कि आप अपनी बेटी का अच्छा संबंध करने जा रहे हैं या बहन का अच्छा संबंध करने जा रहे हैं और बहुत बढ़िया आप वर्ड ढूंढे और बाद में पता चला कि वो आपका घर जमाई बन गया, लाइफ लॉन्ग आप ही के घर में रह गया और आप उसे खिला रहे हैं पिला रहे हैं और आप ही उसका ध्यान रख रहे हैं। तो वो ध्यान रखें कि आप घर जमाई ना ढूंढ लें, आप दामाद ढूंढें जो आपकी बेटी का बहन का अच्छे से ख्याल रखें। लास्ट मोमेंट पे ये जरूर होगा, अब वो कब होगा ये किसी को नहीं पता। बिल्कुल अनिल जी, बढ़िया एनालिजी देकर आपने समझा दिया है कि किस तरह से इस मार्केट पर अप्रोच होनी चाहिए, और ऑफ कोर्स मिड कैप स्मॉल कैप के एक्शन की तरफ भी नजर रखेंगे सर। चलिए सर, एक्शन को बढ़ाते हैं। बताएं सर, फिर आज के किस तरह से संकेत की रीडिंग करनी चाहिए? ग्लोबल संकेत तो शुक्रवार को जो संकेत थे और आज है उसमें कोई बदलाव नहीं। ग्लोबल पॉजिटिव, एफआईज पॉजिटिव, डीआईज नेगेटिव, वायदा कारोबार के न्यूट्रल, सेंटीमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव है। खाली एक नेगेटिव है डीआईज और एक न्यूट्रल है वायदा कारोबार के, बाकी सब कुछ ठीक है, वैसा का वैसा, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेंज लेवल्स थोड़े से बदलें, थोड़े से ऊपर की तरफ आए। निफ्टी पर अब मजबूत सपोर्ट जोन जो है दीप आज के लिए, और वो है 13,110 13,150 का। इस रेंज में अगर निफ्टी मिलेगा तो डेफिनेटली डे ट्रेडर्स को खरीदारी करनी चाहिए। वैसे नीचे के लेवल की जरूरत नहीं है, आपके नॉलेज के लिए खाली ध्यान रखने के लिए दे दूं, 12,975 13,050 रॉक बॉटम सपोर्ट निफ्टी के लिए है। ऊपरी स्तरों पर 13,350 13,400 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है, वहां प्रॉफिट बुकिंग आएगी। बैंक निफ्टी 29,625 29,825, जिस हाई रेंज पे बाजार ने लगभग 8-10 दिन निकाले हैं, कंसोलिडेट किया और उसके बाद बाजार ने शुक्रवार को ब्रेकआउट दिया। अब ये रेंज आपके लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगी। उसके नीचे जाने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी 29,375 29,450 ये रॉक बॉटम बैंक निफ्टी के लिए आप मानकर चलें। बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज 30,325 30,450 की निकल कर आती है, इसके पार निकले तो 30,625 30,825 अगली रेंज है, जहां पर तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश भी करेगा और वहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी दी पाएगी। ये आपके लिए सारी बड़ी रेंज, बड़े लेवल्स। जी दीप। बिल्कुल, तो ये आपके लिए कुछ बड़ी रेंज और अहम लेवल्स हैं जहां पर आपको नज़र रखनी चाहिए आज के एक्शन के लिए। अच्छा सर, जो दिन के लेवल से निकल कर आ रहे हैं उनके बारे में भी बताइए, आप किस तरह से आज के लेवल्स देख रहे हैं? 13,200 13,300 दिन की छोटी रेंज है और मेरा ये समझना है कि 13,200 के आसपास आप शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद 13,150 जो शुक्रवार का लो है वो मीडियम रेंज में सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। 13,350 ऊपर की रेंज होगी और 13,100 से 13,400 दिन की रेंज, 150 पॉइंट नीचे 150 पॉइंट ऊपर ये रेंज रहनी चाहिए। जितना आप यही दुआ करें कि जितना ज्यादा नीचे खुले उतना बेहतर, जितना ज्यादा आप गैप से नीचे खुलेंगे उतना जल्दी खरीदारी करने का मौका होगा दीप। ये तो मतलब आप समझिए ना कि मंदी करने वालों के नसीब से इतनी गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है। बाकी तो ग्लोबल मार्केट्स में कोई ऐसी खास दिक्कत वाली बात नहीं है, हांगकांग को छोड़ दें अगर आप, तो कोई वजह है नहीं कि आप बड़े गैप से नीचे खुलें। तो डाउ फ्यूचर्स भी थोड़े से कमजोर है, कोई खास बात नहीं, 1/4% बड़ी बात नहीं है। लाइफ हाई पर बंद हुए हैं 30,000 के पार डाउ जोन्स शुक्रवार को। ग्लोबल मार्केट बहुत स्ट्रांग है, हल्का फुल्का करेक्शन आपको मिलेगा, इस करेक्शन में आपको खरीदारी करना है। तो अगर 13,150 मिल जाए तो जितना दम है खरीदिए। 13,200 पर भी मिल अगर शुरुआत हो, और 13,200 में इसलिए बोल रहा हूँ दीप, 13,260 का आपको निफ्टी दिख रहा है और लगभग 50 पॉइंट की प्रीमियम गिन लें निफ्टी पर, तो आप 13,200 के आसपास खुलेंगे और 13,200 के आसपास खुले तब भी वहां पर एंट्री लगाने का आपके लिए मौका मिलेगा। तो मैं तो चाहता हूं कि जितना नीचे खुले उतना बेहतर है बाजार में आपको एंट्री करने के लिए। ये तो हो गई आपकी निफ्टी की रेंज। बैंक निफ्टी 29,825 30,325 दिन की छोटी रेंज,
29,750, 30,450 दिन की मीडियम रेंज, और 1000 पॉइंट की रेंज है आपके लिए बड़ी 29,625, 30,625। आज बड़ी मुश्किल, देखो छुट्टी होती है ना, तो 2 दिन की छुट्टी आती है तो दिन बड़ा अच्छा रहता है, उसमें काम करने के लिए पूरा समय मिलता है, आराम से लेवल्स आप निकाल सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं और एग्जैक्ट प्रिसाइज लेवल निकाल सकते हैं। ऐसी रेंज निकालें कि जो लोगों को याद करने में आसानी हो। तो बड़ी रेंज 29,625, 30,625, 1000 पॉइंट की, मीडियम रेंज 29,750, 30,450, ऊपर 300 पॉइंट, नीचे 350 पॉइंट, ये आपके लिए रेंज हो गई। और नीचे 300 पॉइंट और ऊपर 300 पॉइंट एग्जैक्टली, और 29,825, 30,325 ये आपकी रेंज बैंक निफ्टी पर छोटी वाली हो गई। एफआईज की नेट लॉन्ग पोजीशन थोड़ी सी बढ़ी है 75% से 77%। एक अच्छा संकेत जो और मैं बता दूं आपको, ये कि एफआईज ने दमदार खरीदारी की है, इंडेक्स में अच्छी लॉन्ग पोजीशन बनाई है, शॉर्ट कवरिंग कम है। और शुक्रवार को जो ये आंकड़े दिख रहे हैं, जो 2% एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन बनी है, इसमें आंकड़े खरीदारी के ज्यादा। देखिए लॉन्ग पोजीशन दोनों तरफ से बन सकती है, अगर आप अपनी शॉर्ट पोजीशन कम कर लें तब भी तो लॉन्ग पोजीशन बढ़ी हुई दिखेगी, लेकिन अगर आप खरीद के लॉन्ग पोजीशन बनाए तो कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है। शॉर्ट कब काटते हैं? जब कॉन्फिडेंस ठीक है भाई बढ़ रहा है तो काट लेते हैं, लेकिन जब लॉन्ग करते तो आप और उम्मीद में करते हैं कि और ऊपर जाएगा, करेक्ट, वो ज्यादा उम्मीद होती है, तब आप फ्रेश खरीदारी करते हैं। तो अच्छे नंबर हैं ये। पुट कॉल रेशियो जस का तस है, कंफर्टेबल। विक्स नीचे आया 5%, जो संकेत दे रहा है थोड़ी और खरीदारी निचले स्तरों पर आपको आती हुई दिखेगी। दीप, बिल्कुल, तो नज़र रखिए, बढ़िया एक्शन है और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां पर आप ट्रेड होते हुए देख सकते हैं। तो सर ये बताएं फिर एग्जिस्टिंग पोजीशंस का क्या करना चाहिए आज? तेजी की पोजीशन है तो 13,100 ये आपका स्टॉप लॉस का लेवल होना चाहिए। दीप, इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी 4 दिनों से आपने 13,100 के नीचे की क्लोजिंग दी नहीं है। एक बार मैं देख लेता हूँ, हाँ 13,109, 13,113, 13,133 और शुक्रवार को 13,258। तो 13,100 के नीचे आपकी क्लोजिंग हुई नहीं है, तो ये सबसे बढ़िया है कि आप क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस 13,100 का रखें। निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर मैं आपको 2 स्टॉप लॉस दे रहा हूं। 29,800 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं डे ट्रेडर, अगर उन्हें रिस्क कम रखनी है तो। और क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस बहुत दूर है, 29,450 का आता है, तो 50 पॉइंट की मैंने गैप रखकर 29,400 की दिया है। तो अगर आपको क्लोजिंग बेसिस पे लंबा स्टॉप लॉस रखना है तो 29,400 का ही निकल कर आता है। दीप, 29,400, 450, उसके पहले स्टॉप लॉस नहीं है, वो ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। अगर आपकी शॉर्ट है, होनी तो नहीं चाहिए, और शुक्रवार को भी जो लग रहा था जिस तरह से मजबूत क्लोजिंग दी, तो अब एक चीज और बता दूं, यहाँ पर बहुत सारे लोग दुखी हो रहे होंगे अभी एसजीएक्स निफ्टी को देख करके, अरे शुक्रवार को तो ऐसा लगा कि ब्रेकआउट के ऊपर बंद हो रहे हैं, 13,200 के ऊपर बंद हुए निफ्टी पर, 30,000 के ऊपर बैंक निफ्टी, ये क्या हो गया? ये कुछ नहीं हुआ है, कोई ऐसा मतलब पहाड़ नहीं टूट गया। देखो आप एक बात समझ लो अच्छे से, लाइफ टाइम हाई पर मार्केट है। लाइफ टाइम हाई पर अगर आपकी 100, 150, 200 पॉइंट निफ्टी नीचे देखने की ताकत नहीं है, 400, 500 पॉइंट नीचे देखने की बैंक निफ्टी की ताकत नहीं है, तो फिर आप ओवरनाइट पोजीशन मत रखिए। फिर आप डे में इंट्राडे ट्रेड, इंट्राडे में भी आपको 2:30 बजे भी हम ये बता रहे हैं कि डे हाई पर बाजार बंद होगा, आप डे हाई पर प्रॉफिट बुक करके जा सकते हैं। बाकी ये सोचिए, अगर आपका डायरेक्शन क्लियर है कि नीचे आएगा तो मुझे खरीदना है, और इसलिए मैं बार बार कहता हूं होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द बेस्ट। आप अच्छा सोच के जाओ कि गैप मिलेगा, लेकिन गैप नहीं मिला, गैप नीचे का मिल गया खुलने के लिए, तो क्या? अगर वो तैयारी आपकी है तो कभी आप बीटीएसटी ट्रेड्स में लॉस नहीं करेंगे, क्योंकि तब आप पोजीशन लिमिट में रखेंगे, और थोड़ा बहुत नीचे खुल गया तो आप ये सोचेंगे मुझे और एवरेज करना है और खरीदना है। ये बड़ा फर्क है। लेकिन पहले से अगर आप पैक हैं एकदम, मतलब जितना पचा सकते हो उतना खाया हुआ, पेट तो भरा हुआ है, गले तक और मुंह तक भी आया हुआ है कि अब ये नीचे जगह खाली हो तो और खाएं, तो फिर तो आप कैसे करेंगे? फिर तो आपके पास जगह ही नहीं है ना। तो इसलिए ट्रेडर्स के लिए बहुत जरूरी है, जो ओवरनाइट पोजीशन रख रहे हैं लाइफ टाइम हाई पर, आपको लिमिट अपनी सेट करनी कि मैं कितना खरीद सकता हूं, और कितना नेक्स्ट डे अगर मेरे मन के मुताबिक बाजार ना खुले तो मुझे दिक्कत ना हो। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोई डरिए घबराइए मत। 60 पॉइंट के एसजीएक्स निफ्टी से मैं बार बार आपको कॉन्फिडेंस दे रहा हूं। अगर आपने तेजी की पोजीशन बनाई है, शांति से बैठिए, कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर डाउ अगर 200-300 पॉइंट निकल जाए तब तो वो तो मेरे हाथ में नहीं है, वो मुझे पता भी नहीं है। अभी 60 पॉइंट डाउ नीचे, 70 पॉइंट नीचे, चिंता करने की अभी कोई बात नहीं। अभी ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए, जब गिरेगा तब अपने आप वैसे ही बढ़ने वाला है, तो पहले से सोच सोच के क्यों बढ़ा रहे हैं? जब बढ़ना होगा तो बढ़ेगा ही, उसमें आपका कंट्रोल ही नहीं है। अभी कुछ मत करिए, शांति से बैठ जाइए, ठीक है? तो दीप, हम स्टॉप लॉस पे थे 13,300 निफ्टी का स्टॉप लॉस, इंट्राडे क्लोजिंग 30,200 निफ्टी का, बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस, इंट्राडे और क्लोजिंग, इन्हें फॉलो करते रहिए, बस ध्यान में रखिएगा। जी दीप।
बिल्कुल, तो ये तो रही मौजूदा पोजीशन की सवाल। नई पोजीशन जिनकी हैं उन्हें क्या करना चाहिए सर? नई पोजीशन बनानी बनाओ, बिल्कुल। आप जितना नीचे खुले, जिनको नई पोजीशन बनाए उनको तो अभी से लेके 1 घंटे माला वाला फेरनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए भगवान का, हे प्रभु जितना नीचे खोल सके उतना मेरे लिए एंट्री पॉइंट बढ़िया है। अगर आपको 13,150 मिल जाए, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, 13,110 गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी। और 13,200 पे भी अगर एग्रेसिव ट्रेडर है, 13,200 13,215 वहां भी लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। जितना गैप नीचे मिले उतना बेहतर, पॉइंट नंबर 1। फिर मैं बता दूं, ये सारी जो राय आ रही है ट्रेडर्स के लिए, ट्रेडर्स को ट्रेंड के साथ रहना है। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर आपके भी, अगर आप दोनों चीज करते हैं, ट्रेडिंग भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अलग तरीके से होगा और ट्रेडिंग वाला मामला अलग होगा। ये मार्केट ट्रेडर्स डिलाइट है, जितना ट्रेडर्स ट्रेड करके कर सकते हैं उनके लिए ये बढ़िया मार्केट है इंट्राडे के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं। तो आपके लिए ये तो होगी निफ्टी। जो लोग निफ्टी बेचना चाहते हैं वो 13,350 13,400 की रेंज में बेच सकते हैं। मैं अंदाज से दे रहा हूं, देखिए सिंपल चीज ये, मेरे पास 13,500 के पहले डेटा इतने हैं नहीं कि जहां मैं आपको सेल खोल दूं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि एक तरफा ही बाजार चलेगा। तो 13,350 13,450 के आसपास आप एग्रेसिव ट्रेडर एक चांस ले सकते हैं बेचने का। स्टॉप लॉस दूर है, 13,500 का है, नीचे 13,300 13,275 250 और 13,200, ये 13,200 से 13,300 की रेंज में वापस आपको शॉर्ट काटनी है, सिंपल, ये ध्यान में रखिएगा। अब आइए बैंक निफ्टी। देखो गैप मिले नीचे 29,625 29,825 की रेंज में बैंक निफ्टी मिले तो मुझसे पूछना मत, इंतजार मत करना। मार्केट खुल के मैं जब तक बताता हूं और जब तक इस रेंज में आता है तब तक दीप आपको कैश मार्केट के स्टॉक्स बताएंगे, दूसरे स्टॉक्स बताएंगे, तब तक इस रेंज में आकर वापस ऊपर भी आ सकता है। तो ये रेंज आपको बता दिए। डे ट्रेडर्स को सोचना नहीं इस रेंज में खरीद लेना है, डे ट्रेडर। और अगर आप बहुत कंजर्वेटिव ट्रेडर तो फिर नीचे वाली रेंज का इंतजार करें, 29,375 29,450 जो आएगी नहीं, इंतजार करते रहिए, आएगी नहीं। तो जिनको खरीदना है 29,625 29,825 रेंज में मिले तो इंतजार मत करिएगा कि मैं बोलूंगा या कोई नितिन जी निफ्टी पे निशाना लगाएंगे या कोई जय या विश्वेश आके बोलेंगे, सुमित जी बोलेंगे। आप ले लेना भाई इस रेंज में, वो थोड़ी देर के लिए आएगा तो वहां आपको मिल जाएगा, वहां ले लीजिए, फिर वापस आप आगे देखिए क्या करना है। स्टॉप लॉस बहुत दूर का दे रहा हूं, मैं बोल के दे रहा हूं कि आपको बहुत दूर का, और इसलिए दे रहा हूं ताकि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो, आपका प्रॉफिट बने। 30,050 30,200 30,250 30,300 30,425 यहां तक तो एकदम सेफ दिख रहा है, इतना तो है ही। अब 30,425 30,450 500 पार किया तो नई रेंज में जाएगा, तब 30,600 से लेकर 30,825 के आसपास पहुंचेगा। तो अभी जो 29,625 29,825 जो मजबूत सपोर्ट रेंज है ना, वो अब आगे चल के बैंक निफ्टी पे 30,625 30,825 वो प्रॉफिट बुकिंग जोन बनेगी, आगे चल के वहां पर हम फोकस करेंगे। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं करिए, कोई दिक्कत नहीं। 30,600 30,800 की रेंज में अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं शॉर्ट करिए। 30,900 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा, 30,450 30,325 30,250 और 30,150 ये सारे लेवल्स हैं जिनके लिए आपको शॉर्ट करना। दीप एक चीज अगर आपने नोटिस किया तो ठीक, नहीं किया तो मैं बता दूं। देखिए मैंने खरीदारी की राय दी 29,625 29,825 में, स्टॉप लॉस दिया दूर, कहां पे 29,450 का। बेचने की राय जो दी वो हायर साइड पे दी 30,600 30,800 पे, और स्टॉप लॉस दिया बहुत छोटा सा 30,900 का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि तेजी के सौदों में आप थोड़ा डीप स्टॉप लॉस रखकर ट्रेड करेंगे तो दिक्कत नहीं है। मंदी के सौदों में डीप स्टॉप लॉस ट्रेड करेंगे तो सबके सारे स्टॉप लॉस कभी न कभी कहीं न कहीं ट्रिगर हो रहे हैं, इसलिए वहां पर स्टॉप लॉस छोटा है और बेचने की रेंज हायर है। दोनों चीज देखिए, ऊपर में बेचना है और स्टॉप लॉस छोटा रखना है, यहां पर ज्यादा नीचे नहीं खरीदना है और स्टॉप लॉस बड़ा रखना है। ये लॉजिक समझिए, आप अपना ट्रेडिंग पैटर्न बनाइए। खरीदना बहुत ज्यादा नीचे का इंतजार मत कीजिए क्योंकि बाजार मौका देता नहीं है, और स्टॉप लॉस थोड़ा डीप रखिए, इनकेस कोई एक डिप आ गई तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो। लेकिन मंदी कर रहे हैं तो बड़ा जल्दी से मत बेचिए, ऊपर में बेचिए और स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट और छोटा रहना चाहिए। ये स्ट्रेटजी आपकी होगी दीप, इस पर फोकस करना है। और आज जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया, बड़ा एक्शन आपको मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में दिखेगा, ये हफ्ता उन्हीं के नाम है। बिल्कुल, तो इंडेक्स में तो एक्शन रहेगा बट ज्यादा एक्शन आपको मिड और स्मॉल कैप्स में दिखेगा, यहां पर आप रखें नजर। अनिल जी, एक हफ्ता हो गया है सीरीज का, बल्कि उससे थोड़ा एक दिन ज्यादा ही है, एक हफ्ता एक दिन। तो बैन में भी कैनरा बैंक का दिख रहा है सर, एक स्टॉक की एडिशन हो गया, देखते हैं और स्टॉक्स आते हैं कि नहीं। अच्छा सर, ये फंड फ्लो डेटा जरा समझाइए, और अगर मिड कैप स्मॉल कैप में एक्शन ज्यादा होने वाला है तो क्या फंड्स यहां पर ज्यादा इंटरेस्टेड अब आते हुए दिखेंगे सर? देखिए आने तो चाहिए दीप, और दूसरी बात आप एक बात समझो,
लोकल फंड तो कुछ कर ही नहीं रहे, आराम ही कर रहे हैं, बेच ही रहे, उनको तो जब जहां मौका मिले बेच नहीं है। तो एफआईज के लिए एक लिमिट से ज़्यादा अगर कम मार्केट कैप के शेयर हैं तो वो देखते नहीं है, उनको जैसी लिक्विडिटी चाहिए एंट्री एग्जिट के लिए। मतलब हमारे कई सारे लार्ज कैप भी, उनके लिए तो मिड कैप और स्मॉल कैप है, करेक्ट। मतलब एफआईज के नज़रिए से देखें तो हिंदुस्तान में लार्ज कैप 3-4 से ज़्यादा है ही नहीं। कोई रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी वगैरह गिन लें, आईसीसी गिन लें, 5-7 से बड़े तो 5-7 से ज़्यादा शेयर तो उनके लार्ज कैप की कैटेगरी में आते ही नहीं है। बाकी हमारे निफ्टी के बाकी स्टॉक भी उनके लिए तो मिड कैप है, तो इसलिए वो स्मॉल कैप मिड कैप तक बहुत कम जाते हैं सेलेक्टिवली। कुछ कुछ एफआईज की किसी स्टॉक पर रिपोर्ट है तो एक अलग बात है। तो अब ये जो घरेलू फंड लगातार सप्लाई दे के इतना कैश इकट्ठा किए हैं, तो कैश इकट्ठा किया तो 2 वजह से किए। एक, आप में और बाकी देश के इन्वेस्टर्स बहुत रिडम्पशन लेकर आएंगे और पैसा निकालेंगे फंड्स में से, तो अब वो तो इतना ज़्यादा हो नहीं रहा। हाँ ठीक है, नया पैसा बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सब बेच बेच के निकल रहे हो कि सबने भाई अब खाली कर दो, बड़ा भाव आ गया, लाइफ टाइम हो गया, ऐसा भी नहीं है। अब वो बेचने का रिडम्पशन अगर थोड़ा बहुत रहा भी होगा तो 12,400 12,400 के आसपास रहा होगा। जब पुराना लाइफ टाइम यहाँ पे पहुंचा बाजार तो बहुत लोग फंसे हुए होते हैं ना, जिन्होंने 12,400 पे खरीद लिया जनवरी में, फरवरी में, और बाद में मार्च में 7,500 देख लिया, तो चलो भाव आया निकल जाओ, तो वो प्रेशर भी खत्म हो गया। उसके बावजूद अगर घरेलू फंड लगातार सप्लाई कर रहे हैं, 1972 करोड़ की शुक्रवार को भी वाली की है, तो अब यही खरीदेंगे, और ये खरीदेंगे शायद लार्ज स्मॉल कैप मिड कैप शेयर, तो वहां पर घरेलू फंड्स की खरीदारी आने की संभावना बनती है। संभावना बता रहा हूं मैं, जब तक डेटा नहीं देखूंगा तब तक मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ वो ऐसा करने ही वाले, लेकिन इस बात की संभावना बनती जरूर है। एफआईज लगातार खरीद रहे हैं, तो ऐसे में आपके लिए जब तक ये डेटा धीमे ना पड़ते देंगे कोई चिंता की बात नहीं है। 900 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे एफआई ने, वाह। मेरे को एक्चुअली कैश मार्केट से बढ़िया आंकड़ा ये लगा दीप, कैश मार्केट में 3,000 करोड़ की खरीदारी अपने आप में अच्छी है, लेकिन 900 करोड़ के इंडेक्स खरीदना और वो भी लॉन्ग पोजीशन बनाना, मजा आ गया। स्टॉक्स में थोड़ी सी बिकवाली है, 285 करोड़ की कोई खास बात नहीं, तो इस लिहाज से एफआईज घरेलू फंड्स के आंकड़े मजबूत है, अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी दीप। बिल्कुल, तो एफआईएस के आंकड़े मजबूत हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। वायदा कारोबार के लिहाज से सर कौन से लेवल से इंपॉर्टेंट है आज के लिए? पहले 13,200, ठीक है, 13,200 आपका निर्णायक लेवल है। आज आप 50-60 पॉइंट नीचे खुल जाएं भाई, 13,258 पे आप बंद हुए, 58 पॉइंट तक तो आप खराब हैं ही नहीं। देखो कॉन्फिडेंस बना लो पहले अच्छे से। 13,199 मतलब हम 1 पॉइंट कमजोर हैं, 59 पॉइंट नहीं। अगर आपकी माइंडसेट ये है, बन गई, तो आप अपने आप अपना ट्रेड सही कर पाओगे। तो आपकी कमजोरी शुरू होगी 13,200 के नीचे, पॉइंट नंबर 1। क्यों? 13,200 के पुट पर 30 लाख शेयर हैं, जिसमें से 23 लाख शेयर कल जुड़े हैं, आई मीन शुक्रवार को। अब दीपी इसमें ऐसा है कि जो पुट राइटर्स शुक्रवार के नए नए जिन्होंने तेजी की पोजीशन बनाई, हायर लेवल पर बनाई, वो 13,200 के नीचे जाने के बाद ही तनाव में आएंगे। तो जब तक आप 13,200 के ऊपर है, बिल्कुल डरने घबराने की जरूरत नहीं। पहली चीज ये 13,100 आपके लिए रॉक बॉटम है। क्यों? हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वहां पर भी है पुट में, और वो 30 लाख शेयरों का लगभग बराबर का ही ओपन इंटरेस्ट है, और पिछले 4 सेशन से आप 13,100 के नीचे बंद नहीं हुए। तो 13,100 आपका रॉक बॉटम, 13,200 दिन के लिए आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और ऊपर ज्यादा पोजीशन तो है नहीं दीप। 13,300 पे 20-21 लाख शेयर हैं, 13,400 पे 17 लाख शेयर हैं, 13,500 पे भी 26 लाख शेयर हैं कॉल्स में, तो कॉल राइटिंग ज्यादा है नहीं। तो इसमें एक चीज जरूर मैं कहूंगा कि कॉल राइटिंग ज्यादा नहीं, तो इसका मतलब है कि शॉर्ट्स भी कम है, करेक्ट। लेकिन लॉन्ग पोजीशन स्ट्रांग है, तो देखते हैं आज शॉर्ट कम होने के बावजूद बाजार नीचे के लेवल पर हल्के होकर क्या वापस ऊपर आ सकते हैं, और जिसकी संभावना दिखती है। तो ये आपके लिए हो गए निफ्टी के डेटा। अब आइए डेटा बैंक निफ्टी के। 29,500 जिसके नीचे मैंने स्टॉप लॉस दिया है, 29,500 पर पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 8 लाख शेयरों का। 30,000 के नीचे से ही आपको तनाव लेना है, क्योंकि 30,050 पर आप बंद हुए हैं। 30,000 के लेवल पर कॉल ऑप्शन में 7 लाख शेयर हैं और पुट में 4 लाख शेयर हैं, तो 30,000 के ऊपर बंद हुए तब भी कॉल राइटर्स ने आस नहीं छोड़ी कि बाजार नीचे आ सकता है। और आज अगर उस लिहाज से बैंक निफ्टी नीचे खुलता है तो 29,825 29,900 की रेंज में आते ही कई सारे कॉल राइटर्स ऐसे हैं जो अपनी शॉर्ट कवरिंग करने की कोशिश करेंगे। ऊपरी स्तरों पर 30,500 एक हल्की रुका। बैंक निफ्टी में डेटा कम है, अभी 5-7 लाख शेयरों के ओपन इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा आप डेटा पढ़ नहीं सकते, तो बेसिकली 29,500
30-500 1000 पॉइंट की रेंज है बैंक निफ्टी की। बीचों बीच 30,000 के नीचे से आपको गिरना है। थोड़ा हल्का कमजोरी, 30,000 के ऊपर है तो मजबूत है, कोई चिंता की बात नहीं। जी दीप। ओके, इंटरेस्टिंग डे होगा। कुछ अहम लेवल्स आपके लिए, और जैसा अनिल जी बोल रहे हैं, बाय ऑन डिप्स एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है अगर आपको मुनाफा ऊपरी स्तरों से दिखे तो। चलिए आपको बताते हैं कौन से स्टॉक्स पर आपको रखनी है आज के लिए नजर। हमारी टीम हमारे साथ तैयार है, वरुण, कुशल और साथ ही मानसी। वरुण, आपसे शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, बताइए आज के अहम ट्रिगर्स और खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं? देखिए, मैं आपको खबरों वाले स्टॉक बताता हूँ कि जहाँ पे खबरों के चलते आपको भरपूर एक्शन देखने मिलेगा, और इनके सबसे आगे तो आपको एनबीएफसी कंपनी जो आईएफसीआई है उस पर आपको नजर रखनी है, क्योंकि सरकार का हिस्सा बेचने की यहाँ योजना बनाई जा रही है और सरकार का कंपनी में 61.2% हिस्सा है। ₹7.25 शेयर में बिक्री में करीब 850 करोड़ जुटा सकती है सरकार। तो कहीं ना कहीं इस काउंटर के ऊपर आपको नजर रखनी है। मेरिको और डाबर पे नजर रखिए, क्योंकि डाबर और मेरिको के बीच जो शहद को लेके जो विवाद है वो काफी बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं ये दावे कर रहे हैं कि दोनों कंपनी के हमारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, और दोनों कंपनीज नई ने एक दूसरे के खिलाफ एएससीआई में शिकायत दर्ज कर दी है। तो ये दो कंपनी जो है उनके ऊपर आपको खास नजर रखनी है। एनटीपीसी पे नजर रखिए, क्योंकि केंद्र सरकार जो है पुराने कोल प्लांट से पावर बेचने के लिए मंजूरी देने की सरकार ने यहाँ मन बना लिया है, और खरीदार के साथ करार करने के बाद बिक्री पर बिक्री जो है वो कंपनी कर पाएगी। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल ये एनटीपीसी जैसी कंपनी जो है उनके लिए काफी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि जो कोयला है वो यहाँ पे बेच पाएंगी। भारत डायनेमिक्स पे नजर रखिए, क्योंकि भारत की वायुसेना ने आकाश मिसाइल है उसका सफल परीक्षण जो है उसको इस कंपनी ने कर दिया है। ये कंपनी उसका ट्रायल कर रही थी और अब सफल परीक्षण कर लिया है, और यही उसका मैन्युफैक्चरिंग भी करने वाली है। आईआरसीटीसी पे नजर रखिए, क्योंकि आईआरएफसी जो है उसका आईपीओ इसी महीने यानी कि दिसंबर के महीने में ही आ सकता है। करीब करीब 4,600 करोड़ के आसपास ये आईपीओ जो है उससे सरकार जुटाने वाली है। जनवरी 2020 में सरकार ने ऑलरेडी इसका डीआरएस जो है वो फाइल हो चुका था। सर्किट फिल्टर काफी सारे रिवाइज हुए हैं, तो नए सर्किट फिल्टर जो है वो आज से लागू हो जाएंगे, और 300 स्टॉक से जिनके सर्किट फिल्टर में बदलाव किया गया है। जो 10 से 20% बदले हैं उसमें अडानी गैस, एंजल ब्रोकिंग, इंफीबीम, जस्डल जैसे काउंटर से 5 से 20% में एडीएफ फूड, आरती ड्रग्स, कैम्लिन फाइन साइंस जैसे काउंटर है। लेकिन कुछ कम भी हुए हैं, जिसमें 20% कम के 10% हुआ है उसमें अडानी पावर है। 5 से बस के बढ़ के 10% जो हुआ है उसमें टाटा कम्युनिकेशन, येस बैंक जैसे काउंटर है। कुछ फंड एक्शन है जिसमें टाटा केमिकल्स है, जहाँ पे प्रमोटर टाटा सन्स ने अतिरिक्त 25,70,000 शेयर खरीदे हैं 471 के भाव पे। सुदर्शन केमिकल में प्रमोटर्स ने अपने शेयर बेचे हैं। 3 दिसंबर को 18 लाख शेयर बेचे हैं। टाटा मोटर्स में टाटा सन्स ने 1 दिसंबर को 22 लाख शेयर खरीदे हैं, और एक्सिस बैंक में सुप्टी ने 2 से 4 दिसंबर के बीच में करीब 61.43 लाख शेयर बेचे हैं, यानी कि एक्सिस बैंक में लगातार सुप्टी की तरफ से स्टेक सेल हो रहा है। फिलाटेक्स इंडिया में प्रमोटर्स ने शेयर्स खरीदे हैं 2 दिसंबर को 15 लाख शेयर्स, और अरविंद में प्रमोटर्स ने शेयर्स बेचे हैं 2 से 3 दिसंबर के बीच में 4,50,000 शेयर्स यहाँ बेचे गए। ओके, तो ये है कुछ फंड एक्शन और साथ ही खबरों वाले स्टॉक्स। आइए कुछ खबर और ट्रिगर्स कुशल के पास भी हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले 4 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो आज के लिए इंपॉर्टेंट है। दोपहर 12 बजे पीएम मोदी जो है आगरा मेट्रो के फर्स्ट फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन को इनॉग्रेट करते हुए नजर आएंगे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्जेस पर जो सुनवाई चल रही थी वो आज जारी रहेगी, जिसमें फोकस में वोडाफोन आइडिया और रिलायंस कम्युनिकेशन रहेंगे। साथ ही सेबी के जो चेयरमैन हैं वो एनसीडीएक्स के एक इवेंट पर दोपहर 3 से 4 बजे के बीच जो है अपने उस इवेंट में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे। तो देखना होगा कि वहां से किस हिसाब का जो है कमेंट्री निकल कर आती है। और गुड एयर इंडिया ये फोकस में रहेगा, क्योंकि अंतरिम डिविडेंड जो है उसका आज ऐलान संभव हो सकता है, जिसकी रिकॉर्ड डेट अगर डिविडेंड आता है तो 15 दिसंबर होगी। इसके अलावा बर्गर किंग का आईपीओ जो 4 दिसंबर को बंद हुआ था उसका अपडेट है। काफी शानदार रिस्पॉन्स ओवरऑल सभी कैटेगरीज से इसमें मिलता हुआ नजर आया है। कुल आईपीओ जो है करीब 157 गुना सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें रिटेल कैटेगरी ने लगभग 69 गुना ये सब्सक्राइब करते हुए नजर आए हैं, और जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वहां पे तो 357 गुना का रिस्पांस आता हुआ दिखा है। साथ ही फाइजर इंडिया पर फोकस रखिए, क्योंकि भारत में अब फाइजर ने डीजीसीआई से भी इमरजेंसी यूज जो है कोविड-19 की वैक्सीन ये बना रहे हैं उसके लिए मंजूरी मांगी है। आपको याद होगा कि 95% जो है ये वैक्सीन इफेक्टिव का होने का दावा उन्होंने किया है। तो देखना होगा कि वहां से जो है ये मंजूरी कब मिलती हुई नजर आती है। साथ ही 2 एक्सक्लूसिव खबर है जो हमने आपको बताई है, जिसमें सोलारा
12 एक्टिव पहला है। अब देखिए कंपनी के लिए काफी बेहतरीन खबर सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि ये फॉरेन एक्विजिशन करते हुए नजर आ सकते हैं। यूएस और कनाडा की कई कंपनियों से ये बातचीत जो है इनकी जारी है, और अगर ये एक्विजिशन हो जाता है तो आय और मुनाफे में बहुत ही शानदार उछाल देखने को मिल सकता है। इस पर नजर रखिए। साथ ही फोर्स मोटर्स की एक एक्सक्लूसिव खबर है हमारे पास, जहां पर सूत्रों के हवाले से पता चला है कि जो मर्सिडीज बेंज है उनसे इनको काफी बड़े ऑर्डर मिलते हुए नजर आ सकते हैं। इनफैक्ट यहां पर बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज को जो है ये इंजन भी सप्लाई करती है, और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत मर्सिडीज बेंज से ये ऑर्डर्स फोर्स मोटर्स को मिलते हुए नजर आ सकते हैं। साथ ही कंपनी की बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस स्ट्रक्चरिंग जो है वो भी होती हुई नजर आ सकती है। इनफैक्ट E&Y को उन्होंने जो उनका शेड्यूल टाइमलाइन था उससे 6 महीने पहले ही नियुक्त कर दिया है इस चीज के लिए। तो यहां पर ये चीज जो है बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग होने के बाद कंपनी का जो फोकस है वो अब नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी पर होता हुआ नजर आएगा। तो ये 2 एक्सक्लूसिव खबर जी बिजनेस ने आपको बताई है। साथ ही मारुति सुजुकी यहां पर जो है इनके नवंबर प्रोडक्शन आंकड़े आते हुए नजर आए हैं, जहां पर कुल उत्पादन जो है मंथ ऑन मंथ आधार पर आप देखेंगे तो 17.5% की गिरावट आई है। 1.82 लाख यूनिट से घटकर करीब 1.5 लाख यूनिट्स कंपनी नवंबर महीने में प्रोड्यूस करते हुए दिखे हैं, पर वाईओवाई आधार पर करीब 6% की बढ़त रही है। एनएमडीसी यहां पर कर्नाटक सरकार ने इनके लिए पॉजिटिव खबर है, डोनीमलाई माइंस की लीज जो है वो 20 साल से बढ़ा दी है। तो ये काफी पॉजिटिव खबर है। इनफैक्ट मौजूदा भाव पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी को करीब 400 करोड़ की आय बढ़ने का अनुमान ये लगा रहे हैं। तो यहां पर काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट एनएमडीसी के लिए। और अंत में स्मार्ट लिंक होल्डिंग्स, यहां पर कंपनी के बायबैक को मंजूरी मिल गई है। करीब 31.5 करोड़ का यह बायबैक साइज है। जो प्राइस डिसाइड किया है वो 95 रुपीस पर शेयर है, और साथ ही जो प्रमोटर्स हैं वो इसमें हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। ओके, तो ढेर सारे स्टॉक्स हैं और कुछ बेहतरीन जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबरें भी हैं जहां पर आपको रखनी है नजर। आइए बताते हैं आपको कहां है ब्रोकरेजेस का आज फोकस एफआईआर में। गुड मॉर्निंग मानसी, बताएं आज कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। जैसे ढेर सारे स्टॉक्स खबरों में है, वैसे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी कई सारी आती हुई दिखी है। आईसीआईसीआई बैंक से शुरुआत करेंगे। सीएलएसए की खरीदारी की राय इन्होंने बरकरार रखी है और लक्ष्य जो है बढ़ा दिए। 560 से इन्होंने लक्ष्य बढ़ाकर 625 कर दिए हैं। दरअसल डिजिटली मजबूत होने के चलते इन्होंने कई सारे कदम भी उठाए हैं, और इसी के चलते सीएलएसए इन कदमों को सराहता है और आगे खरीदारी की राय इन्होंने बरकरार रखी है। आगे चल के स्थिर मुनाफे के लिए भी बैंक तैयार है, ये रिपोर्ट में कहा गया है। नोमुरा की राय खरीदारी की है, लक्ष्य यहां पर इन्होंने भी बढ़ाए हैं। 525 से इन्हें बढ़ाकर 625 कर दिया है। डिजिटल इनिशिएटिव पर बैंक का फोकस है, ये नोमुरा को भी पसंद है, और अनुमान में बदलाव करते हुए अधिक ग्रोथ और ब्याज खर्च में कमी की भी आगे उम्मीद लगाकर ये चल रहे हैं। जेफरीज की रिपोर्ट भी है, खरीदारी की राय बरकरार रखी है। लक्ष्य 570 से इन्होंने बढ़ाकर 600 के कर दिए हैं। और आईसीआईसीआई बैंक पर मॉर्गन स्टैनली भी बुलिश है। यहां पर इन्होंने भी एक रिपोर्ट जारी की है और इन्होंने कहा है कि अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो काफी सस्टेनेबल देखने को मिल रहा है, आगे चलकर भी अच्छे लेवल्स देखने को मिलेंगे। अदानी पोर्ट्स पर ब्रोकरेज रिपोर्ट से सीएलएसए की खरीदारी की राय इन्होंने बरकरार रखी है। लक्ष्य 425 से इन्होंने बढ़ाकर 540 से कर दिए हैं। वॉल्यूम में बढ़त, अधिक मार्जिन और पोर्ट कारोबार में कम ब्याज खर्च के चलते ईपीएस अनुमान इन्होंने बढ़ाया है। नोमुरा की भी एक और रिपोर्ट है, खरीदारी की राय अदानी पोर्ट्स पर इन्होंने दी है। लक्ष्य बढ़ाकर 530 के कर दिए हैं। कामकाज में सुधार के चलते FY 21-23 एबिडा अनुमान जो है 3 to 4% बढ़ाए हैं इन्होंने। और कृष्णपट्टनम पोर्ट कामकाज में अनुमान से बेहतर टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है, जिसके चलते नोमुरा भी पॉजिटिव है। जेफरीज ने होल्ड रेटिंग बरकरार रखी अदानी पोर्ट्स पर। लक्ष्य 475 से इन्होंने बढ़ाकर 525 के कर दिए हैं। ग्लेनमार्क फार्मा की HSBC पर एक रिपोर्ट आती हुई दिखी है। होल्ड रेटिंग इन्होंने बढ़ाई है। लक्ष्य 520 से बढ़ाकर 570 के कर दिए हैं। दरअसल यहां पर एक अच्छा कैपिटल रेज स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है और यूएस सेल्स में रिकवरी के चलते HSBC की रिपोर्ट में ये होल्ड रेटिंग जो है बरकरार रखी है, उनका भरोसा कायम है। एरिस लाइफ साइंसेज पर क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी है। लक्ष्य 580 के ये दे रहे हैं।
ग्रोथ जो है अपने प्रतिद्वंदी से इन लाइन नजर आ रही है इन्हें, और इसी के चलते यहाँ पर आउट परफॉर्म की रेटिंग इन्होंने बरकरार रखी। और अंत में इंडियन आईटी कंपनीज पर CLSA की एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। इन्हें स्ट्रॉन्ग डील पाइपलाइन दिखती हैं। स्टेबल आईटी स्पेंड्स के चलते भी आईटी सेक्टर पर ये काफ़ी बुलिश है, और साथ ही अर्निंग्स ग्रोथ पर भी इन्होंने स्ट्रॉन्ग लेवल्स जताए हैं। और डील विन्स और ऑर्डर बुकिंग्स Q3 FY21 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, की ट्रिगर्स होंगे, और इन पर फोकस रहेगा, ये रिपोर्ट में कहा गया है। HCL टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा इनके प्रेफर्ड स्टॉक पिक्स हैं। ओके, तो आईटी शेयरों पर CLSA है बुलिश। देखते हैं आगे कितनी तेजी होती है। और कुछ एक्शन शुरुआत हो चुकी है आईटी शेयरों में खरीदारी की, गुरुवार देर दोपहर से और शुक्रवार के पूरे दिन। आइए शामिल करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स को। वक्त है पिक ऑफ द डे का। सुप्रभात वागले साहब, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरा बाय वैसे ICICI बैंक पर ही है, जिसके बारे में अभी जिक्र हो रहा था। हमने फ्राइडे को भी मैंने BTST के तौर पे ICICI बैंक ही दिया था। आखिरी 1 घंटे में जो स्ट्रेंथ आई थी, इसका ये संकेत था कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव आने वाला है। आई थिंक जो आया है आज 502 का बंद है, 497 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा आज के लिए, और 522 का टारगेट है। और अगर आप दिसंबर महीने की बात करते तो मुझे 555 तक अपसाइड दिखती है, 555 560 का। 560 तक भी पोजीशन ली जा सकता है, लेकिन फिलहाल 500 जी तो 522 का टारगेट रखें। यह है ICICI बैंक में खरीदारी करने की राय वागले साहब की। शुक्रवार को भी क्लोजिंग में वागले साहब ने आपको कहा था लेकर जाइए ICICI बैंक, कुछ बड़ा कुछ अच्छा आने की तैयारी में है। आइए सुप्रभात कुणाल जी, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मेरी खरीदारी की राय है और खरीदना है सन फार्मा को। सन फार्मा में जिस तरह का ब्रेकआउट अनिल जी हमने शुक्रवार को आते हुए देखा, मुझे बहुत ही दमदार एक मूव आता हुआ दिखाई दिया है। और मेरी राय में अनिल जी यहां पर कुछ ना कुछ एक बड़ी खबर आपको आती हुई दिखेगी। जिस तरह के चार्ट्स पर संकेत हैं, जिस तरह का वॉल्यूम एडिशन हुआ है, और जो एक मेजर रेजिस्टेंस था 565 का, उसको जिस तरह से स्टॉक ने पार किया है, मुझे लगता है कि अनिल जी इसमें आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। मेरी राय में खरीद करके चलें। स्टॉप लॉस जो है 562 रुपए पर, 562 पर ब्रेकआउट के लेवल पर रखें। ऊपर जो टारगेट है 585 तक के टारगेट हैं, तो 580 585 इन दो टारगेट्स के लिए सन फार्मा में खरीदारी की राय। ओके, बड़े दिनों बाद कैश मार्केट का स्टॉक नहीं आया कुणाल जी की तरफ से, फ्यूचर्स का आया है पिक ऑफ द डे में, तो सन फार्मा पे नजर जरूर रखिएगा। गुड मॉर्निंग बंसल जी, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, मेरा पिक ऑफ द डे बैंकिंग स्पेस में से है, और बैंकिंग स्पेस में मुझे अच्छा लग रहा है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में खरीदारी की राय है। 606 606 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। 633 633 के टारगेट के लिए एक्सिस बैंक को खरीदने की राय है। ओके, एक्सिस बैंक में करें खरीदारी, ये राय आपके लिए बंसल जी की तरफ से भी आती हुई। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन आपके लिए बढ़ने वाला है पिक ऑफ द डे के तौर पर। लेकिन एक और स्टॉक है जहां पर एक्शन बढ़ने की तैयारी में, और वो है फेवरेट कुणाल जी का, फाइजर। कुणाल जी बताएं फाइजर पर अपनी राय, क्योंकि आप लगातार इस स्टॉक को रिकमेंड भी करते हैं। अब हिंदुस्तान में हमारी जो इंडिया की फाइजर कंपनी है, उन्होंने कहा कि भाई वो इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए, कोविड के इलाज के इस्तेमाल के लिए वो DGCI को अर्जी दे रहे हैं कि हमें मंजूरी दी जाए। चार्ट देखिए और राय दीजिए। अनिल जी देखिए, चार्ट तो बहुत दमदार है। लगातार हम लोग खरीदारी की राय देते आए हैं, और ये स्टॉक भी धीरे धीरे करके बढ़ ही रहा है अनिल जी। लेकिन इसमें उस तरह की तेज गति की बढ़त अभी तक हमने नहीं देखी है, और मुझे लगता है अनिल जी ये बहुत स्लो मूव करेगा। तो कोई बड़ी तेजी की आशा यहाँ पर उम्मीद नहीं है। लेकिन जिनके पास निवेश है, मेरी तरह बिल्कुल निवेशित रहे। मुझे लगता है और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। इस स्टॉक में आपको 7,500 8,000 के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। लेकिन ये स्टॉक आपका पेशेंस टेस्ट करेगा, तो यहां पर बहुत पेशेंटली इसको होल्ड करना है, फायरवर्क्स की उम्मीद नहीं करनी। ओके, आराम से होल्ड करें, शांति से बैठे, वो ज्यादा ठीक होगा। एक और स्टॉक है NMDC,
जरा वागले साहब इसके चार्ट्स देखिए और राय दीजिए। शुक्रवार को थोड़ी ऐसी खबरें चल रही थी, लेकिन अब ये खबर कंफर्म हो गई है। कर्नाटक सरकार ने इनकी डोनामलाई माइंस की लीज 20 साल के लिए बढ़ा दी गई है और ये बड़ी माइंस है इनके लिए। इसके जो मतलब बढ़ने के बाद, इसकी जो लीज बढ़ने के बाद 400 करोड़ रुपए की आय इसकी हर साल से बढ़ेगी और 7 MTPA ये प्रोडक्शन जो है मेट्रिक टन पर एनम, ये हर साल प्रोडक्शन वहां से बढ़ेगा। तो NMDC के लिए ये बड़ी फायदे की बात है कि इस माइंस को फाइनली अब लंबे इंतजार के बाद कर्नाटक सरकार की मंजूरी मिल गई है 20 साल की लीज बढ़ाने के लिए। चार्ट देखिए सर। अनिल जी, चार्ट पॉजिटिव है। ये स्टॉक लगभग 90-92 लेवल से पिछले 5 से 7 से 8 दिनों में ये 108 तक आया है। 106-108 में इसका 110 का अगला रेजिस्टेंस है और अगर इसका वीकली क्लोज 110 के ऊपर हो जाता है तो मुझे लगता है ये अगली मूव इसकी सीधे 135-140 के लिए तैयार है। तो मैं कहूंगा थोड़ा सा शायद ये न्यूज ऑलरेडी बिल्ट इन है, पिछले 7-8 दिनों में अच्छी मूव आई है, तो थोड़ा सा करेक्टिव मूव पे इसको लिया जाए, या तो फिर 110 के ऊपर वीकली क्लोज होने के बाद सीधा एक 20-25-30 रुपए की अप मूव के लिए प्ले किया जाए। ओके, तो NMDC ऑलरेडी पॉजिटिव एक्शन बढ़िया आपको आते हुए दिख सकता है, बट डेफिनेटली खबर अच्छी है और शायद स्टॉक में थोड़ा और एक्शन भी आपको होते हुए दिखे। बंसल जी बताइए, मारुति के साथ क्या करना चाहिए? नवंबर महीने में इनके अगर आउटपुट डेटा को देखें, वैसे तो कंपनी की तरफ से कमेंट्री काफी पॉजिटिव रही है और ये कह भी रहे हैं कि आने वाले समय में सेल्स अच्छी रहेंगी, ब्रेकआउट अच्छा हुआ है। इनका जो प्रोडक्शन डेटा है मंथ ऑन मंथ बेसिस में नवंबर में 17-17% की गिरावट है, बट सालाना तौर पर 6% की हमने बढ़त देखी है। बताएं सर, चार्ट स्ट्रक्चर क्या बता रहे हैं ब्रेकआउट के बाद? मारुति कैसा लग रहा है आपको? देखिए दीपांशु, ब्रेकआउट तो एक बड़े लेवल का ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट देखें तो 7800 का लेवल है एक बड़े चार्ट पर, वीकली चार्ट पर 7800 एक मेजर लेवल है। उन्हीं लेवल्स के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है। एक बड़ी क्लोजिंग उसके ऊपर नहीं मिली है, बट डेफिनेटली एक ब्रेकआउट हुआ है। तो थोड़ा सा दीपांशु वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर 7800 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता है, दैट मीन्स कि ये लेवल टूट चुका है और एक रैली देखने को मिलेगी। तो 7800 एक मेक और ब्रेक लेवल है, इस लेवल पर नजर रखनी चाहिए। अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करके रैली लेता है तो डेफिनेटली खरीदारी की राय होगी। ओके, तो नजर रखिए मारुति पर, एक बढ़िया मूव आई है और यहां से और रैली दे सकते हैं अगर लेवल्स अपने होल्ड कर पाए तो। नजर रखते हैं और कई स्टॉक्स पर आज जो एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। वागले साहब, मैरिको और डाबर, जरा इन दो चार्ट्स को देखिए। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ कंप्लेंट्स करी हैं। जो पिछले हफ्ते कुछ आई थी हनी की प्योरिटी को लेकर, एक टेस्ट किया गया था, उसके बाद क्लेम्स हैं कितना प्योर है कितना अनप्योर है। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ कंप्लेन करी कि आप अपने कस्टमर्स को गुमराह कर रहे हैं। चार्ट्स क्या बता रही है मैरिको डाबर की? क्योंकि पिछले हफ्ते मैरिको में हमने एक बढ़िया ब्रेकआउट भी देखा था सर। दीपांशु, आपने बिल्कुल सही कहा। मैरिको का जो पैटर्न है वो एक क्लियर कट इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है। तो दोनों के बीच में मैं चूज करूंगा मैरिको को। थोड़े वॉल्यूम ज्यादा होंगे तो मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता ये 380 के नीचे जाएगा। ऑन द अपसाइड 430-440 में जा सकता है। तो पैटर्न बहुत ही बढ़िया है। अच्छा, तो जी नहीं, वागले साहब बोलिए, मुझे लगा आप रुक गए। जी वागले। नहीं, डाबर थोड़ा सा कंसोलिडेटिव है, पैटर्न खराब नहीं है, बट मोमेंटम मिसिंग है, बहुत ज्यादा साइडवेज है। तो दोनों के बीच में चूज करना है तो मैं डेफिनेटली मैरिको चूज करूंगा। अच्छा बंसल जी, आप किसका हनी पसंद करते हैं, डाबर या मैरिको का? देखिए अनिल जी, मैं तो अभी तक डाबर का हनी ले रहा था, बट अब मैं स्विच करूंगा। अनिल जी, मैं इतने टाइम से खोज रहा था कि वो दूसरा जो ब्रांड का जो हनी जो टेस्ट में पास हुआ है, तो वो मुझे अनिल जी आज सुबह पता चला वो मैरिको का है। तो मैं अनिल जी शाम को स्विच करूंगा मैरिको पर और कल सुबह से जो हनी कंज्यूम करूंगा वो मैरिको का। क्या बात है, वाह। तो चलिए, ये डाबर और मैरिको के बीच में हनी की प्योरिटी को लेकर लड़ाई जो चल रही है, इंटरेस्टिंग है। हमारे लिए तो सबसे बढ़िया ये, देखो आप तो दिल्ली में रहते हो, उसके पास में ही वो ऋषिकेश और सारा हरिद्वार और वो सारा पहाड़ी इलाका है। वहां जाइए, बढ़िया पहाड़ से ताजा और एकदम वो क्या बोलते हैं, वैसे तो खैर शहद जितना पुराना होता है उतना अच्छा होता है, लेकिन प्योर
एकदम बढ़िया प्योर हनी आपको वहां से मिलेगा बिना प्रिजर्वेटिव्स के किसी के तरह के, तो वो बेस्ट है, उसका इस्तेमाल जरूर करें। आइए विश्वेश जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ और जैन साहब भी, उनसे भी पिक्स ऑफ द डे। विश्वेश जी बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए मेरे हिसाब से लास्ट वीक ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस भारत फोर्स के अंदर में एक बहुत ही लार्ज ब्रेकआउट आया है। टू एक्सटेंड हम इसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कह सकते हैं। तो मुझे लगता है भारत फोर्स खरीदना चाहिए। भारत फोर्स अगर थोड़ा सा नीचे भी मिलता है तो खरीदना चाहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी ओपनिंग शायद नेगेटिव हो सकती है। तो मुझे लगता है भारत फोर्स इन द रेंज ऑफ 550 545 के बीच में खरीदना चाहिए। 530 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए, और मुझे लगता है कि अगर इसको 2-3 दिन भी होल्ड करो तो 600 के लेवल देखने मिलने चाहिए। तो भारत फोर्स मेरी ओर से खरीदार की राय होगी विद इन रेंज ऑफ 545 550। 530 का स्टॉप लॉस रहेगा और 560 का टारगेट रहेगा। ओके, 545 540 इस रेंज में खरीदना है ना सर, या 545 550 में? जी सर, आज 550 545 आज अगर नेगेटिव ओपनिंग होती है तो मुझे लगता है थोड़ा सा नीचे मिलेगा। ओके। और ये जो है ये सपोर्ट लेवल है अनिल जी, 540 के आसपास वुड बी द बेटर आइडिया। ओके परफेक्ट। आइए जैन साहब से भी लेते हैं उनका पिक ऑफ द डे। जैन साहब बताएं आपकी लिस्ट में कौन से स्टॉक्स हैं आज? बिल्कुल अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। एंड बहुत सारे स्टॉक्स है वैसे तो, देखिए मिड कैप स्मॉल कैप में एक पार्टी चल रही है, बहुत सारे स्टॉक्स वैसे भी लेके आता हूं। और मैं आज जो सेक्टर मुझे लग रहा है आईटी फार्मा एफएमसीजी, इन पे फोकस ज्यादा करना चाहिए। और फर्टिलाइजर्स का सेक्टर भी बहुत बढ़िया लग रहा है, और वहां पे और एक रियल एस्टेट स्टॉक्स काफी अच्छा कर रहे हैं कुछ दिनों से। तो मैंने एक स्टॉक लाया हूं प्रेस्टीज एस्टेट्स, जो कि मुझे लगता है कि आज बहुत बढ़िया परफॉर्म करना चाहिए। और रियल फर्टिलाइजर्स में मैंने आरसीएफ और जीएनएफसी, आरसीएफ ने जबरदस्त डिविडेंड अनाउंस किया है। और थोड़ा सा अगर ध्यान रखना चाहें तो सिप्ला मैंने एफएनओ पिक के तौर पे, इंट्राडे पिक के तौर पे फ्राइडे वाले इवनिंग शो में दिया था, मिधानी दिया था इंट्राडे कैश में, और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज मैंने पोजिशनल पिक के तौर पे दिया था वहां पे, और इंडिया निपॉन मैंने लॉन्ग टर्म पिक पे। सो ओवरऑल आज के लिए अगर बात करें तो प्रेस्टीज एस्टेट्स, आरसीएफ एंड जीएनएफसी। ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय। प्रेस्टीज, आरसीएफ, जीएनएफसी, ये स्टॉक्स तो आज के लिए भी कर सकते हैं। सिप्ला, ब्रिटानिया, इंडिया निपॉन, ये भी जैन साहब को पसंद है। एक और स्टॉक जैन साहब मेरा लिखना रह गया, ब्रिटानिया, सिप्ला, दो तो हो गए आपके ये एफएमसीजी वाले। इंडिया निपॉन एक और आपने बोला, फर्टिलाइजर में दो हो गए, जीएनएफसी, आरसीएफ, प्रेस्टीज आपका रियल एस्टेट। एक स्टॉक मिस हो गया, मैं मिधानी मैंने इंट्राडे पिक की, कैश मार्केट की पिक दी थी। मिधानी पीएसयूज अभी फॉर्म में आ गए हैं, तो ऐसा लगता है कुछ तो मिस हुआ है। परफेक्ट, फॉर्म बरकरार रखें इनको, आप फॉर्म कमजोर ना होने दें। आपकी भी फॉर्म बरकरार है, आपके शेयरों की भी बरकरार है, और पीएसयूज की और बाजार की भी बरकरार है।